गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज 26 नवंबर कहने का मतलब है संविधान दिवस, है ना। संविधान दिवस 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को लागू किया गया था, या कह सकते संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। कब? 26 नवंबर को, जिसके उपलक्ष्य में हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न उठता कि आखिर संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है? तो संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम देश में सरकार का निर्माण करती है। यानी संविधान क्या है? तो कह सकते हैं संविधान वह सत्ता है तो क्या करती है? सरकार का निर्माण करती है। निर्माण करती है। दूसरा कह सकते हैं संविधान ही स्पष्ट करती है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। यानी कि संविधान क्या करता है? स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। निर्णय कौन लेगा, ठीक है ना। यानी निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा। और संविधान ही यह स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। कैसे निर्मित होगी सरकार? कैसे निर्मित होगी? कैसे निर्मित होगी। क्लियर? कोई दिक्कत? संविधान वह सत्ता है जो सबसे पहले सरकार निर्मित करती है, स्पष्ट करती है संविधान कि समाज में निर्णय कौन लेगा और सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधान ही संविधान कहलाता है। यानी भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधान क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान कहलाता है ना। संविधान कहलाता है। क्लियर? साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि संविधान नियम और कानून का एक किताब है। उस किताब के तहत यह निर्णय लिया जाता है कि देश का शासन व्यवस्था कैसे संचालित होगी। ये आपको हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में बता दिए, लेकिन साधारण भाषा में आपको समझा रहे हैं कि संविधान क्या है। एक नियम कानून का एक संग्रह है जो किताब के रूप में है, और उसके तहत निर्णय लिया जाएगा कि देश में शासन व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। ठीक है? क्लियर? ठीक है। तो संविधान का आखिर नेचर कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या है, वो क्या चाहता है, किस प्रकार का शासन व्यवस्था को देश में स्थापित करना चाहता है, उसको यदि समझना है तो पूरा संविधान पढ़ने का आवश्यकता नहीं है ना। संविधान का जो पहला पन्ना है जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना से हम लोग संविधान का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उसका मोटा मोटी आकलन कर सकते हैं, है ना। कर सकते हैं ना। ठीक है। कैसे? देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आईना भी कहा गया है। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना पढ़कर आप लोग समझ सकते हैं कि संविधान कैसा शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता है देश में। तो प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना क्या होता है समझा देते हैं आपको साधारण भाषा में। प्रस्तावना क्या होता है, जैसे देखिए, ये किताब है, मान लेते हैं ये किताब है, ये इस तरह कुछ किताब है ना, कुछ लिखा हुआ है ना। इसका जो पहला पन्ना होता है ना, किसी किताब का पहला पन्ना जो होता है वो प्रस्तावना रहता है, जिसमें किताब का पूरा जानकारी का निचोड़ दिया हुआ रहता है। इसमें भी पहला पन्ना है प्रस्तावना के रूप में। जो संविधान का जो स्वभाव है, उसका जो वैल्यू है, वो वैल्यू को लिख दिया गया है प्रस्तावना में। तो उस शब्दों को, उस बहुमूल्य शब्दों को हम लोग आज थोड़ा समझेंगे साधारण भाषा में, है ना। साधारण भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या क्या है। तो जब पहला शब्द देखिएगा प्रस्तावना का, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? भारत के नागरिक, हम, आप, आपके अड़ोस पड़ोस सारे लोग जो भारत के नागरिक हैं वो हम भारत के लोग कहलाते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि संप्रभुता। संप्रभुता जैसा शब्द का उपयोग किया गया है इसमें। संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है? पहले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग क्या होता है? हम लोग नागरिक है ना, हम सारे नागरिक, नागरिकों को कहा गया है, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है? संप्रभु। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पूरा लाइन से है लेकिन शब्दों को हम उठाते जा रहे हैं। संप्रभु शब्द आता है, संप्रभु, संप्रभु जिसको सोवरेन कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं इंग्लिश में। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत जब कोई भी निर्णय लेगा, चाहे वो आंतरिक रूप से निर्णय ले या बाह्य रूप से निर्णय ले। आंतरिक कहने का मतलब मान लीजिए देश में जीएसटी लागू करना है, नोटबंदी लागू करना है, या फिर किसान बिल लाना है, या फिर हमको पोखरण जैसा कोई परीक्षण करना है, तो किसी बाहरी देश से जाकर हम उसका क्या बोल सकते हैं, उससे हम कुछ पूछेंगे नहीं, उससे हम पूछेंगे नहीं, अपना इच्छा से लागू कर देंगे। बट हम गुलाम तो है नहीं ना कि किसी देश से पूछने जाएंगे। पहले जैसे अंग्रेज से पूछने जाते थे हम लोग कि इस देश में कोई कानून लागू करें या नहीं करें। हम स्वतंत्र हैं, तो अपना देश में अपना कानून लागू करने के लिए हम स्वतंत्र होंगे, आंतरिक रूप से भी, बाह्य रूप से भी। बाह्य रूप से कैसे? कि हमें किस देश के साथ कैसा समझौता करना है। रसिया के साथ हमें दुश्मनी करना है या दोस्ती रखना है ना। रूस यूक्रेन के मामला में हमें किससे पक्ष लेना है, किसका पक्ष नहीं लेना है, या मध्यम मार्ग अपनाना है। इजराइल हमास के युद्ध में हमें इजराइल का पक्ष लेना चाहिए या फिलिस्तीन का पक्ष लेना चाहिए, या दोनों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो जो भी हम फैसला लेंगे, उस फैसला को लेने के लिए हम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। किसी के दबाव में आकर हम फैसला नहीं लेंगे। ये होगा क्या? संप्रभुता, यानी स्वतंत्रता पूर्वक फैसला लेना, स्वतंत्रता पूर्वक फैसला लेना। ये फैसला कैसा होगा? ये आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इसको आप समझ गए। आंतरिक मतलब देश के अंदर का कानून लागू करना है, तो बाह्य मतलब देश के बाहर से संबंधित कुछ विदेश नीति से संबंधित कुछ मामला हो तो हम स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। क्लियर? चलिए, संप्रभुता का मतलब हो गया। आगे देखते हैं समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी, ये सब वर्ड बहुत यूज होता है जनरली, लेकिन इसका कोर मतलब हम लोग को समझ जाना साधारण भाषा में, बोलचाल का भाषा में। समाजवादी क्या हुआ? समाजवादी का मतलब हुआ क्या हुआ कि देश में संपत्ति का समाजीकरण, उसको समझाते हैं, संपत्ति का समाजीकरण। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि गरीब और गरीब होते चल जाए, अमीर और अमीर होते चल जाए। यानी गरीब और अमीर का जो बीच का जो गैप है, जो खाई है, उसको हमको पाटने का कोशिश करना है। ऐसा देश का व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था वैसा हो, है ना। जो वंचित है, पिछड़ा है, गरीब है, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, और अंततः इसका उद्देश्य है समतामूलक समाज का स्थापना करना। क्लियर? ठीक है। तो संपत्ति का समाजीकरण, इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गरीबों और वंचितों के लिए हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित करना, इसके साथ साथ समता मूलक समाज का स्थापना करना। ठीक है ना, समता मूलक समाज का स्थापना करना, समता मूलक समाज का
स्थापना करना। क्लियर? ये समाजवादी का अर्थ होता है। ठीक है। उसके बाद है क्या? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। तो धर्म निरपेक्ष वर्ड यूज नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि भारत जैसे देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। भारत देश का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का सम्मान जरूर करेगा, है ना। भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। भारत न तो हिंदू राष्ट्र है, न मुस्लिम राष्ट्र है, न सिख राष्ट्र है, न ईसाई राष्ट्र है, न पारसी राष्ट्र है। भारत लोकतांत्रिक देश है, पंथ निरपेक्ष है। लेकिन हाँ, भारत सभी धर्मों का इज्जत करता है, उसके नजर में समान है, भारत के कानून के नजर में समान है। ठीक है, यही इसका अर्थ हो गया पंथ निरपेक्ष। क्लियर? ठीक है। फिर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता का शासन, जनता निर्णय लेगी कि शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पर कौन होगा। कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा कि राजा का बेटा राजा होगा, नहीं। जनता निर्णय लेगी कि सत्ता का सर्वोच्चता पर कौन स्थापित होगा, कौन बैठेगा, कौन शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करेगा, इसका फैसला जनता लेगी। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का चयन, सरकार का चयन। क्लियर? ये हो गया आपका लोकतंत्र। उसके बाद क्या आता है? गणतंत्र। गणतंत्र शब्द आता है, गणतंत्र। गणतंत्र बहुत बार कंफ्यूज आदमी कर दिया था लोकतंत्र और गणतंत्र में। गणतंत्र, लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी, गणतंत्र होता है रिपब्लिक। ठीक है। गणतंत्र क्या होता है? राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। तो राष्ट्र के प्रमुख होंगे, राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का बोले राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होगा। इनका प्रमुख का निर्वाचन होगा, जो प्रमुख होंगे उसका निर्वाचन होगा जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये प्रमुख जनता के द्वारा चुन के आएंगे। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, लेकिन उनका निर्वाचन होता है। ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति है, उनका पुत्र फिर राष्ट्रपति बनेगा, फिर उनका पुत्र राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा तो है नहीं। कोई भी राष्ट्रपति बनते हैं एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनते हैं, उसके बाद फिर दूसरा राष्ट्रपति का चयन किया जाता है मतदान के माध्यम से। ठीक है। तो ये गणतंत्र हुआ कि राष्ट्र का प्रमुख जो होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हम लोग न्याय। न्याय जैसा शब्द आता है प्रस्तावना में। न्याय क्या होता है? न्याय का मतलब होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, अमीर गरीब, वंश, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। न्याय में जब आ जाएगा बात न्याय का जब बात आ जाएगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए न्याय देने में। न्याय के सामने सब बराबर होगा, संविधान के सामने सब बराबर होगा। आगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जैसा शब्द है, स्वतंत्रता का हम लोग समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, मौलिक अधिकार में दिया गया है ना, स्वतंत्रता।
संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि शासन व्यवस्था के द्वारा अनुचित तरीका से नागरिकों का विचार, उसका अभिव्यक्ति या उसका गतिविधि में रोक टोक नहीं किया जाएगा। यानी शासन व्यवस्था के द्वारा, सत्ता के द्वारा नागरिकों का गतिविधि पर रोक टोक नहीं किया जाएगा जब तक कि वो गतिविधि उचित हो। स्वतंत्रता है वो, है ना। मतलब अनुचित रूप से रोक टोक नहीं किया जाएगा। वो तो नहीं तो फिर तो गुलाम हो जाएंगे ना कि हर चीज पर रोक टोक, हर चीज पर रोक टोक नहीं। जहां पर सही है वो सही बोलने का उसका अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगा। तो मौलिक अधिकार हम लोग इसका एंजॉय करते हैं मौलिक अधिकार के रूप में, ठीक है। तो स्वतंत्रता मतलब होता है कि सत्ता के द्वारा नागरिकों की गतिविधियों पर अनुचित रोक टोक नहीं करना। ये करेक्ट आपको बता दिए हम। नहीं तो स्वतंत्रता को अगर हम डिफाइन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता, उसके बाद फिर क्या है, समता। समता क्या होता है, देखिए वही संविधान के सामने, कानून के सामने सभी नागरिक बराबर होंगे, न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा होगा, ठीक है। किसी भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। समता मतलब विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। ऐसा नहीं कि यदि कोई सत्ता में, पावर में कोई बड़ा पोस्ट होल्ड किए हुए है तो उसके लिए कुछ अलग कानून होगा। यदि वो कोई क्राइम करता है तो उसके लिए वही दंड सुनिश्चित होगा जो एक जन सामान्य के लिए सुनिश्चित होता है। यानी उसको कोई विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है ना, ठीक है। तो विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, समता, समता का मतलब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है, बंधुत्व एक भावनात्मक जुड़ाव है देश के नागरिकों के बीच में। और ये जुड़ाव इस आधार पर स्थापित होती है कि हम सब क्या है, भारत के संतान हैं। हम सब नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, यह मानते हैं कि हम लोग सब भारत के संतान हैं। इसके आधार पर एक इमोशनल कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, यानी हम सब भारत की संतान हैं। इसके आधार पर एक इमोशनल कनेक्शन हम लोगों के बीच में है। जैसे कि मैच वगैरह होता है और इंडिया हार जाता है तो सभी को दुख लगता है। क्यों लगता है कि हम लोग एक दूसरे, आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम लोग में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। इस बात पर कनेक्शन कि हम लोग सभी भारतीय हैं, इसी भारत की संतान है, ठीक है ना। तो अपना देश को अगर कुछ नुकसान होगा तो निश्चित रूप से हमें बुरा लगेगा, ठीक है। ये बंधुत्व है। दूसरा है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता। एकता और अखंडता का मतलब होता है कि हम भारतीय लोग इस देश को टूटने से बचाएंगे और इसके लिए संविधान हमारा सहयोग करेगा, कानून हमें सहयोग करेगा, है ना। यानी भारत नहीं टूट सकता है, भारत विभाजित नहीं हो सकता है। कोई राज्य यह नहीं कर सकता कि अब हम स्वतंत्र देश बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तो राज्य भी नहीं कर सकता है और हम भारतीय ऐसा होने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो एकता और अखंडता, ये कि एकता मतलब हो गया कि हम लोग सब एक रहेंगे, भावनात्मक रूप से, क्षेत्रीय रूप से भी, अखंड भी रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रस्तावना का जो बहुत खूबसूरत मूल्य है उसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास किए हैं।
इसी मूल्यों को लेकर न जाने कितने देशभक्त शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद चाहते थे कि यही सब मूल्य अपना देश में स्थापित हो, वो लोग नहीं देख पाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव चाहते थे कि समाजवाद का स्थापना हो देश में, लोकतंत्र का स्थापना हो, जनता को अधिकार मिले। वो देखने के लिए जीवित नहीं रहे, फांसी पे चढ़ गए। लेकिन निश्चित रूप से हमें ये सब अधिकार उन्हीं के कुर्बानियों के कारण मिला है। तो इसे हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण विचार नहीं है। तो ये हम लोग के लिए है, हम लोग को समझना है। और बस संविधान दिवस को आप लोग को फिर से बधाई देता हूँ। और इस प्रकार आज का वीडियो इस तरह समाप्त करता हूँ। थैंक यू।